दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। इस वीडियो के अंदर अभी हम लोग लूसेंट सामान्य ज्ञान इससे रिलेटेड जो है इम्पोर्टेंट 40+ क्वेश्चन इस वीडियो में देखने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम से रेलवे, ग्रुप डी, एसएससी, यूपी पुलिस, लेखपाल और आने वाले सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन यानी जो घंटी का निशान है इसे ज़रूर से ऑन कर दें, ठीक है। और ये टोटल जो 40+ क्वेश्चन है, आप इनमें से कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, समान डेटा प्रकार के संलग्न यानी क्वांटिजियस डेटा के एक सेट को क्या कहा जाता है। समान डेटा प्रकार के संलग्न यानी क्वांटिजियस डेटा के एक सेट को क्या कहा जाता है। तो देखिए इसको बोला जाता है एरे। क्या बोला जाता है? एरे बोला जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, वह पोर्ट जो डिजिटल उपकरणों में और में से डेटा स्थानांतरण के लिए एक प्रोटोकॉल है, किस रूप में जाना जाता है। तो देखिए इसको जाना जाता है यूएसबी पोर्ट के रूप में, ठीक है। वह पोर्ट जो डिजिटल उपकरणों में और में से डेटा स्थानांतरण के लिए एक प्रोटोकॉल है, किस रूप में जाना जाता है। तो इसको जो है यूएसबी पोर्ट के रूप में जाना जाता है। आंसर हो जाएगा बी। इसके अलावा यहाँ पर हमने कंप्यूटर में मुख्य रूप से जिन पोर्टों का इस्तेमाल किया जाता है, मतलब उपयोग किया जाता है, वो यहाँ पर हमने लिख रखे हैं। पहला सीरियल पोर्ट, दूसरा पैरेलल पोर्ट, तीसरा यूएसबी पोर्ट और चौथा जो है ईथरनेट पोर्ट, ठीक है। ये 4 प्रकार के कंप्यूटर में मुख्य रूप से पोर्ट का इस्तेमाल किया जाता है। तो सीरियल पोर्ट की बात करें तो देखिए इस पोर्ट का इस्तेमाल जो है मोडेम, पुराने कंप्यूटर, माउस और प्रिंटर में किया जाता है। सीरियल पोर्ट का इस्तेमाल। दूसरा दिया गया है पैरेलल पोर्ट, तो इस पोर्ट का इस्तेमाल स्कैनर और प्रिंटर में किया जाता है। यूएसबी पोर्ट, इस पोर्ट का इस्तेमाल बाहरी उपकरण जैसे एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, माउस, कीबोर्ड, डिजिटल कैमरा इत्यादि पेरिफेरल उपकरणों को जोड़ने में जो है यूएसबी पोर्ट का इस्तेमाल किया जाता है। ईथरनेट पोर्ट की बात करें तो इस पोर्ट का इस्तेमाल कंप्यूटर को नेटवर्क केबल से जोड़ने में किया जाता है। आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, सीसा और टीन की मिश्र धातु को डैश कहा जाता है। सीसा और टीन की मिश्र धातु को डैश कहा जाता है। तो देखिए इसको बोला जाता है सोल्डर। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। सोल्डर में एसएन जो है 67% और पीबी यानी सीसा जो है 33। टीन और सीसा का मिश्रण होता है। टीन 67%, सीसा 33% होता है सोल्डर में। जर्मन सिल्वर की बात करें, कॉपर 60%, जिंक 20%, निकल 20%। पीतल में कॉपर 70%, जिंक जो है 30% होता है कॉपर पीतल में। कांसा में कॉपर 90%, एसएन यानी टीन जो है 10% होता है कांसा में। चौथा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है। तो देखिए वायुमंडलीय दाब जो है ये बैरोमीटर के द्वारा किया जाता है, ठीक है। वायुमंडलीय दाब का मापन किसके द्वारा किया जाता है? बैरोमीटर के द्वारा। इसके अलावा बैरोमीटर का जो पाठ्यांक होता है बैरोमीटर का जो पाठ्यांक होता है इसी के आधार पर मौसम का जो है निर्धारण किया जाता है। जैसे कि बैरोमीटर का पाठ्यांक अचानक नीचे गिरने पर क्या होता है? तूफान आने की संभावना होती है। अचानक बैरोमीटर का पाठ्यांक नीचे गिरने पर, पाठ्यांक धीरे धीरे गिरने पर जो है वर्षा होने की संभावना होती है। धीरे धीरे ऊपर उठने पर दिन साफ होने की संभावना होती है। ओडोमीटर की बात करें तो ओडोमीटर का उपयोग वाहन द्वारा चली गई दूरी मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। थर्मामीटर की बात करें तो थर्मामीटर जो है ये ताप मापने वाला उपकरण है। क्वेश्चन नंबर 5 है, नाइट्रोजन यौगिकीकरण के माध्यम से मृदा की प्राकृतिक उर्वरता बढ़ाने वाली फसलें कहलाती है। नाइट्रोजन यौगिकीकरण के माध्यम से मृदा की प्राकृतिक उर्वरता बढ़ाने वाली फसलें कहलाती है। क्या कहलाती है? तो देखिए ये कहलाती है फलीदार फसलें, ठीक है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। हमारी जीवा पर कौन सा अभिग्राही यानी रिसेप्टर स्थित होता है? हमारी जीवा पर कौन सा अभिग्राही स्थित होता है? तो देखिए ये स्थित होता है रस संवेदी, ठीक है। रस संवेदी स्थित होता है। सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है,
प्रत्येक ब्रिक में बड़ी संख्या में निस्यंदन इकाइयाँ होती है, उन्हें डैश कहा जाता है। तो देखिए उन्हें ब्रिकाणु कहा जाता है। ठीक है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ब्रिक उत्सर्जन एवं जल संतुलन दोनों का कार्य करता है। नेफ्रॉन या ब्रिक नलिकाएं ब्रिक की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। ब्रिक के कार्य की बात करें तो देखिए ब्रिक के कार्य हैं शरीर में जल तथा खनिज लवण को संतुलन बनाए रखना, मूत्र का निर्माण एवं उसका श्रावण करना, जल में अम्ल क्षार संतुलन का नियंत्रण करना, उपापचय के अंतिम उत्पादों का उत्सर्जन करना। इनके द्वारा इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन का श्रावण करता है। जो लाल रुधिर कणिकाओं के निर्माण को प्रेरित करता है। तो ये सभी क्या है, ये ब्रिक यानी किडनी के कार्य हैं, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, पेशी कोशिका में ऑक्सीजन की कमी होने पर पाइरूवेट विभाजित होकर डैश में परिवर्तित हो जाता है। तो किस में परिवर्तित हो जाता है? लैक्टिक एसिड और ऊर्जा में। पेशी कोशिका में ऑक्सीजन की कमी होने पर पाइरूवेट विभाजित होकर लैक्टिक एसिड और ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो सबसे बड़ी धमनी है महाधमनी। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कल्पकम में परमाणु अनुसंधान हेतु स्थापित अनुसंधान रिएक्टर है? कौन सा कल्पकम में परमाणु अनुसंधान हेतु स्थापित अनुसंधान रिएक्टर है? तो यह है कामिनी। ठीक है, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, हृदय का जो संबंध कार्डियोलॉजी से है वही संबंध ब्रिक का डैश से है। तो ब्रिक यानी किडनी का किससे है? नेफ्रोलॉजी से है। याद रखना है आपको, बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, सरकार के कुल व्यय और ऋण को छोड़कर कुल प्राप्तियों के बीच के अंतर को डैश कहा जाता है। सरकार के कुल व्यय और ऋण को छोड़कर कुल प्राप्तियों के बीच के अंतर को डैश कहा जाता है। तो इसको राजकोषीय घाटा कहा जाता है। ठीक है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, अर्ध शुष्क जलवायु परिस्थितियों और अपकृष्ट मिट्टी में उगाई जाने वाली वह फसल जो खाद्य फसल के साथ साथ चारे की फसल भी है, निम्न में से क्या है? तो ये है मक्का। ठीक है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत 1972 में अपना परिचालन आरंभ करने वाले बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस देश की सहायता से की गई थी? तो बोकारो स्टील प्लांट की सहायता जो है, मतलब स्थापना जो है, ये सोवियत संघ रूस की सहायता से की गई थी। ठीक है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। न्यूयॉर्क के आइकॉनिक मेडिसिन स्क्वायर गार्डन में कुश्ती करने वाले या फिर वाली प्रथम भारतीय पहलवान कौन बने या फिर बनी है? तो ये बनी है बजरंग पूनिया। ठीक है, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, क्षेत्रीय हवाई संपर्क को सस्ता और सुविधाजनक बनाने के लिए संचालित योजना का नाम क्या है? क्षेत्रीय हवाई संपर्क को सस्ता और सुविधाजनक बनाने के लिए संचालित योजना का नाम क्या है? तो संचालित योजना का नाम है उड़ान। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? नीति आयोग के पहले अध्यक्ष थे श्री नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नीति आयोग की बात करें तो 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक संकल्प पर नीति आयोग का गठन किया गया। नीति आयोग के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। पदेन अध्यक्ष इनको बनाया जाता है। जो भी प्रधानमंत्री होगा वही जो है नीति आयोग के अध्यक्ष होंगे। नीति आयोग की शासी परिषद में भारत के 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली और पुदुचेरी के मुख्यमंत्री शामिल है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का सृजन किस वर्ष किया गया था? तो देखिए ये किया गया था 1957 में। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। कोरोना वैक्सीन की खोज सबसे पहले किस देश में हुई थी? कोरोना वैक्सीन की खोज सबसे पहले रूस में किया गया था। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने संथाल विद्रोह और 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों की सहायता की थी? संथाल विद्रोह और 1857 के विद्रोह के दौरान जो है अंग्रेजों की सहायता किसने की थी? महाराजा मोहताब चंद।
मेहताब चंद, महाराजा मेहताब चंद ने की थी, डी आंसर हो जाएगा। अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति का गठन कब किया गया था? अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति का गठन कब किया गया था? 1962 में किया गया था। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना जो है 15 अगस्त 1969 यानी इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 में की गई थी। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट जो कि 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ द्वारा अंतरिक्ष में छोड़ा गया था। याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 22 है, लोकप्रिय काल्पनिक उपन्यास चंद्रकांता की रचना किसने की थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। चंद्रकांता की रचना किसने की थी? देविका नंदन खत्री ने, देविका नंदन खत्री ने की थी। सी आंसर हो जाएगा। 23 है, नवंबर 1944 में सांप्रदायिक समस्याओं पर गांधी जी ना चर्चा विफल होने के बाद एक न्यायिक ढांचे में सांप्रदायिक समस्या की जांच करने के लिए गैर पक्षीय सम्मेलन की अस्थायी समिति द्वारा कौन सी समिति नियुक्त की गई थी? तो देखिए, ये नियुक्त की गई थी सुप्रू समिति। ठीक है, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। इकोनॉमी ऑफ परमानेंस, इकोनॉमी ऑफ परमानेंस के लेखक कौन है? तो देखिए, इसके लेखक हैं JC कुमारप्पा। सी आंसर हो जाएगा। द्वितीय पंचवर्षीय न्याय प्रारूप किसने तैयार किया था? दूसरी जो पंचवर्षीय न्याय थी इसका प्रारूप किसने तैयार किया था? तो इसका प्रारूप जो है PC महालनोबिस ने तैयार किया था। बी आंसर हो जाएगा। दूसरी पंचवर्षीय न्याय बात करें तो देखिए, इसका कार्यकाल 1956 से 1961 तक रहा था। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य कृषि क्षेत्र था, जबकि द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य केंद्र बिंदु औद्योगिक उत्पादों तथा सार्वजनिक क्षेत्र की वृद्धि करना था। इस योजना का लक्ष्य तीव्र औद्योगिकरण था। ठीक है, याद रखना है आपको। पृथ्वी शिखर सम्मेलन के रूप में किसे जाना जाता है? पृथ्वी शिखर सम्मेलन के रूप में किसे जाना जाता है? तो रियो शिखर सम्मेलन को जाना जाता है। डी आंसर हो जाएगा। 27 है, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किस वर्ष में अस्थायी बंदोबस्त को अमल में लाया गया था? ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किस वर्ष में अस्थायी बंदोबस्त को अमल में लाया गया था? तो देखिए, 1793 में अमल में लाया गया था। बी आंसर हो जाएगा। 1790 में कॉर्नवालिस ने एक 10 वर्षीय भू राजस्व व्यवस्था लागू की, जिसमें भूमि का स्वामी तथा लगान वसूली का अधिकारी जमींदार को ही माना गया। 1793 में कॉर्नवालिस ने 10 वर्षीय व्यवस्था को बदलकर अस्थायी कर दिया। लगान वसूली 10/11 भाग सरकार तथा शेष 1/11 जमींदार हेतु नियत किया गया। लगान वसूली का 10/11 भाग सरकार का तथा शेष 1/11 भाग जो है जमींदार हेतु नियत किया गया। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है। आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 28 है, 1972 का शिमला समझौता इंदिरा गांधी और डैश के बीच हस्तांतरित किया गया था। तो शिमला समझौता इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच जो है हस्ताक्षरित किया गया था। ठीक है, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। डैश 9 भारतीय भाषाओं की एकीकृत लिपि है, जिसे एक सामान्य भारतीय लिपि के रूप में प्रस्तावित किया जा रहा है। तो कौन सी है? तो यह है भारती। ठीक है, याद रखना है कौन सा है, भारती है। भारती 9 भारतीय भाषाओं की एकीकृत लिपि है, जिसे एक सामान्य भारतीय लिपि के रूप में प्रस्तावित किया जा रहा है। आंसर हो जाएगा ये। कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है? कामाख्या मंदिर किस राज्य में? असम राज्य में है। सी आंसर हो जाएगा। भारत के प्रमुख मंदिर, देखिए यहाँ पर मतलब भारत के प्रमुख मंदिरों के नाम लिखे हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो केदारनाथ मंदिर कहाँ पर है? उत्तराखंड में। बद्रीनाथ ये भी उत्तराखंड में। स्वर्ण मंदिर अमृतसर में है। दिलवाड़ा मंदिर माउंट आबू में है। मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु में है। महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन में। महाबोधि मंदिर बोध गया में है। मुगल कालीन प्रसिद्ध गायक तानसेन किस भारतीय संगीत शैली से संबंध रखते हैं? मुगल कालीन प्रसिद्ध गायक तानसेन किस भारतीय संगीत शैली से संबंध रखते हैं?
तो ये ध्रुवपद से संबंध रखते हैं। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। क्लब ऑफ रोम के द्वारा द लिमिट्स टू ग्रोथ का प्रकाशन कब किया गया था? तो देखिए इसका प्रकाशन जो है 1972 में किया गया था। सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, भूमि का वह भौतिक विस्तार जिस पर फसलें बोई और काटी जाती है उसे निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए उसे कुल बीजारोपित भूमि के नाम से जाना जाता है। कुल बीजारोपित भूमि के नाम से जाना जाता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। खाद्य पदार्थ, वस्त्र जैसे उत्पाद एवं मनोरंजन जैसी सेवाओं को उनके अंतिम उपभोक्ताओं द्वारा खरीदे जाने पर डैश कहा जाता है? तो इसको क्या कहा जाता है? उपभोग वस्तुएं। क्या बोला जाता है इसको? उपभोग वस्तुएं बोला जाता है। सी आंसर हो जाएगा। 1932 का पूना पैक्ट समझौता महात्मा गांधी और इनमें से किस नेता के बीच हस्ताक्षरित किया गया था? तो पूना पैक्ट जो समझौता था ये महात्मा गांधी जी और BR अम्बेडकर जी के बीच में यह हस्ताक्षरित किया गया था 1932 में। डी आंसर हो जाएगा। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन जो है आपको टाइम टू टाइम मिल सके। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। बार्ली लोक चित्रकारी किस राज्य की लोक कला का एक रूप है? तो बार्ली की बात करें तो देखिए बार्ली जो है ये महाराष्ट्र राज्य की लोक कला का एक रूप है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर हमने विभिन्न राज्यों और उनके प्रमुख लोक चित्रकारी के नाम लिखे हैं। पहला दिया गया है मधुबनी चित्रकला। ये किस राज्य का लोक चित्रकारी है? बिहार का है। पट चित्रकला उड़ीसा का। पिथौरा चित्रकला गुजरात मध्य प्रदेश का। कलमकारी चित्रकला आंध्र प्रदेश का। काली घाट चित्रकला पश्चिम बंगाल कोलकाता का। चिकनकारी चित्रकला उत्तर प्रदेश का। तंजौर चित्रकला तमिलनाडु का। फुलकारी चित्रकला पंजाब का। याद रखना है आपको। डेविस कप की तरह महिलाओं के लिए किस टूर्नामेंट का आयोजन किया जाता है? डेविस कप की तरह महिलाओं के लिए किस टूर्नामेंट का आयोजन किया जाता है? तो ये फेड कप का आयोजन किया जाता है। बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है? कौन सा उद्योग सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है? तो ये है वस्त्र उद्योग। ठीक है, वस्त्र उद्योग जो है सबसे ज़्यादा रोजगार प्रदान करता है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाला प्रथम भारतीय कौन था? हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाला प्रथम भारतीय तेंजिंग नोर्गे थे। तेंजिंग नोर्गे प्रथम भारतीय थे। बी आंसर हो जाएगा। नौसेना का पूर्वी कमान कहाँ है? नौसेना का पूर्वी कमान कहाँ है? तो ये विशाखापट्टनम में है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, लोकसभा में कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? लोकसभा में कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? कम से कम जो है वर्ष में 2 बार सत्र बुलाए जाते हैं लोकसभा में। तो बी आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, किस जानवर का दूध पीते ही इंसान मर जाता है? देखिए काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। किस जानवर का दूध पीते ही इंसान मर जाता है? तो देखिए काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल है ये आप सभी के लिए। तो शेरनी का दूध जो होता है इसको पीते ही इंसान क्या हो जाता है? मर जाता है। याद रखना है आपको। तो दोस्तों ये थे लूसेंट सामान्य ज्ञान के इंपॉर्टेंट 40+ क्वेश्चन। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया रहेगा। पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन यानी जो घंटे का निशान है उसे ऑन करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन जो है आपको टाइम टू टाइम मिल सके। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।